जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे मणिपुर में बंधकों की हत्या से भड़की हिंसा, सीएम और मंत्रियों के घर पर बड़ा हमला, इम्फाल में लगा कर्फ्यू। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे नाइजीरिया में भारत के प्रधानमंत्री का 17 वर्ष में पहला दौरा। दोस्तों साथ ही साथ क्या बांग्लादेश में एक और सियासी उठापटक की है आहट, ढाका में पहले से भी ज्यादा प्रदर्शन फिर से सड़कों पर उतरे। जी हाँ, तो वहीं एक से एक बड़ी खबर बताने वाले, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मणिपुर में बंधकों की हत्या से भड़की हिंसा, सीएम और मंत्रियों के घरों पर बड़ा हमला, इम्फाल में लगा दिया गया कर्फ्यू, इंटरनेट कर दिया गया बैन। जी हाँ, मणिपुर में सुरक्षा बलों की ओर से 10 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया था। इसके बाद उग्रवादियों ने राहत शिविर से 6 लोगों का अपहरण कर लिया था। किडनैपिंग की इस घटना के 2 दिन बाद एक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद हुए। इसके चलते मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की आग भड़क उठी। मणिपुर में शनिवार को नाराज भीड़ ने इम्फाल घाटी में कई वाहनों को आग लगा दी। दरअसल जीरीबाम जिले के सशस्त्र उग्रवादियों ने महिलाओं और बच्चों सहित 6 नागरिकों का कथित रूप से अपहरण कर लिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सीएम एन बीरेन सिंह के आवास पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारी भीड़ सीएम आवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे और सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प हो गई। इसके पहले हिंसक हो चुकी भीड़ ने कुछ विधायकों के घरों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल में 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के घरों पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ने लामपेल, सना, कई थेल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सपम रंजन के आवास पर किया और उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण मंत्री एल सुरिंदर सिंह के घर पर भी आक्रोशित भीड़ ने हमला किया। जी हाँ, साथ ही साथ इन हिंसा को देखते हुए मणिपुर सरकार ने जनहित में अफस्पा हटाने की सिफारिश कर दी है। दोस्तों, केंद्र से समीक्षा की अपील की है। दरअसल मणिपुर में हिंसा के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कुछ राज्यों में सशस्त्र बल बोले तो विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफस्पा लागू किया गया था, जिसको लेकर मणिपुर सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि राज्य के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों से सशस्त्र बल अधिनियम की समीक्षा की जाए और उसे वापस लिया जाए। आपको बता दें, इस मामले में राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि 15 नवंबर को हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अफस्पा को लागू करने पर पुनः विचार किया जाए। तो वहीं बता दें, नाइजीरिया में भारत के प्रधानमंत्री का 17 वर्ष में पहला दौरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में होने वाली आगामी G20 समिट में शामिल होने के लिए अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री की ओर से जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की गई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे आगामी G20 समिट में सार्थक चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले नाइजीरिया जाएंगे और फिर वहां से ब्राजील का दौरा करेंगे। पिछले 17 वर्षों में यह पहला मौका है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री नाइजीरिया का दौरा कर रहा है। ऐसे में यहाँ एक अनोखा उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्राजील में मैं 19वें G20 शिखर सम्मेलन में त्रिगुट सदस्य के रूप में भाग लूंगा। पिछले साल भारत की सफल अध्यक्षता ने G20 को लोगों को का G20 बना दिया तथा ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को इसके एजेंडे में शामिल कर दिया। जी हाँ, बता दें कि संघीय गणराज्य नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में ट्रांसकॉप हिल्टन के बाहर के दृश्य, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी 16 से 21 नवम्बर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के 3 देशों के दौरे पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश में एक और सियासी उठापटक की क्या है आहट, ढाका में पहले से भी ज्यादा प्रदर्शन फिर से सड़कों पर उतरे लोग। दोस्तों, बांग्लादेश में इस साल जून में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इसके नतीजे में शेख हसीना को 15 अगस्त को देश छोड़ना पड़ा था। हसीना सरकार गिरने और अंतरिम सरकार बनने के बाद बहुत से लोगों को देश में एक नई सरकार की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। इसके उलट राजधानी ढाका में बीते कुछ समय में विरोध प्रदर्शनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अलग अलग मुद्दों पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में कई प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इनमें एक भूख हड़ताल कर रहे महबूल हक शिपोन भी है। शिपोन बांग्लादेश के राष्ट्रपति को हटाने की मांग कर रहे हैं। वो शेख हसीना के समय पद पर आए थे, ऐसे में शिपोन उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। शिपोन के धरना स्थल के पास ही सरकारी कर्मचारी वेतन बढ़ाने के लिए सड़क पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर धरना धार्मिक मंदिरों की सुरक्षा के लिए चल रहा है। कई दूसरे मुद्दों पर भी लोग अपना विरोध जता रहे हैं। ढाका में प्रदर्शनों पर रिपोर्ट कहती है कि मुख्य सड़कों पर कई रैलियां आयोजित की जा रही हैं। कपड़ा मजदूरों ने नवंबर में बड़ा प्रदर्शन करते हुए शहर के औद्योगिक क्षेत्र में परिवहन रोक दिया था। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, 70% अमेरिकी हिंदुओं ने ट्रंप को दिया वोट। अब देखेंगे भारत के लिए उनका काम। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 70% अमेरिकी हिंदुओं ने ट्रंप को मतदान किया है। लिहाजा अब हिंदू समुदाय के लोग भारत के लिए ट्रंप के कार्यों को देखेंगे कि वो क्या करते हैं। इसके बाद ही उनके बारे में कोई धारणा बना
बना पाएंगे अभी हिंदुओं की उम्मीद है कि वो उनके और भारत के लिए अच्छा काम करेंगे। भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भारत बराई ने कहा है कि समुदाय के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में उनकी कड़ी प्रतिक्रिया के कारण वोट दिया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुर्म पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान ही आवाज उठाई थी। अब उनको इस आधार पर आंका जाएगा कि वो पद संभालने के बाद क्या करते हैं। बराई का मानना है कि 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में करीब 70% हिंदू अमेरिकियों ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन उन्होंने इस दावे के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। तो वहीं बता दें, एक समय आएगा जब भारत पाकिस्तान बातचीत करेंगे, मैं भड़काऊ बयान नहीं दूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के नेता और 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों देशों को अपने बीच आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों पर काम करना चाहिए। एक बार फिर से शरीफ ने भारत के साथ संबंध सुधारने की वकालत की। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत और पाकिस्तान बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद को लेकर भी बयान दिया। लंदन के पार्क लेन स्थित 4 सीजन्स होटल में पाकिस्तानी अखबार डॉन को दिए एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने अपनी टिप्पणियों को सावधानी पूर्वक रखा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी बयान में अस्थिरता पैदा हो। देश के लिए यह एक आखिरी चीज होगी जो मैं चाहूंगा। ज्ञात हो कि भारत ने अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। यानी कि दोस्तों, नवाज शरीफ की इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत करें, जबकि उनको नहीं पता कि ये सारी चीजें पॉसिबल पाकिस्तान की तरफ से ही है। पाकिस्तान अगर सीमा पार आतंकवाद को रोक दे, आतंकवाद को खत्म कर दे और भारत से माफी मांग ले तो वाकई में बातचीत शुरू होगी और डेफिनेटली शुरू होगी। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर, जहां 370 के प्रस्ताव पर घिरी कांग्रेस। क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस से मतभेद, तुरंत एक्टिव हो गई महबूबा मुफ्ती। दरअसल पिछले दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इन सब के बीच विधानसभा में पारित विशेष दर्जा प्रस्ताव पर मतभेद उभर कर सामने आए हैं। जैसे ये मामला सामने आया, विपक्ष तत्काल सक्रिय हो गया। विपक्ष में बैठी PDP ने इसे जनता की भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए उमर अब्दुल्ला की सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर डाली। असल में हाल ही में विधानसभा द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के संबंध में पारित प्रस्ताव पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग अलग बयानों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस प्रस्ताव पर सरकार से जवाब मांगा है, खासकर अनुच्छेद 370 को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान में सेना के कैंप पर बड़ा आतंकी हमला, 7 की गई जान और 10 हुए घायल। जी हाँ, आखिर किसने ली अटैक की जिम्मेदारी बता दें। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को बड़ा हमला हो गया। यह हमला एक सुरक्षा चौकी यानी सेना के कैंप पर हुआ है। इस हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत कम से कम 7 लोगों की जानें चली गई हैं। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सेना के कैंप में हुए इस हमले की अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। पाकिस्तान के जियो न्यूज चैनल के मुताबिक बलूचिस्तान के कलात जिले में हुए इस हमले में 7 लोग मारे गए, 10 लोग घायल हो गए। प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि ना तो प्रांतीय सरकार और ना ही किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में अभी तक कोई बयान दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हमले की निंदा करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान का आतंकियों ने ही कर दिया बुरा हाल, तो बौखला उठे पाकिस्तानी सेना प्रमुख। दोस्तों, पाकिस्तान में नित्य हो रही आतंकी घटनाओं ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। ऐसे आतंकवादियों का मुकाबला करते करते अब तो पाकिस्तान की सेना भी परेशान हो चुकी है। हालत यह है कि पाकिस्तानी सेना अब आतंकी घटनाओं से बौखला गई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने शुक्रवार को कहा कि प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का आतंकवाद सभी वैश्विक आतंकवादी संगठनों और उनके छंद संगठनों का केंद्र बन गया है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान सेना का इमरान खान के साथ किसी भी समझौते, किसी भी बातचीत से इनकार। अब क्या करेंगे जेल में बंद पूर्व PM इमरान खान। बता दें, पाकिस्तानी सेना ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बीते किसी भी समझौते की संभावना से इनकार कर दिया है। सेना के इस रुख के बाद इमरान खान के राजनीतिक भविष्य को बड़ा झटका है। पूर्व PM देश के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान के साथ पिछले दरवाजे से बातचीत करने की कोशिशों में थे। एक ब्रिटिश दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने इमरान खान के साथ किसी भी लेवल पर बातचीत के विचार को
पूरी तरह से खारिज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के संस्थापक ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक में सेना के होने की आशा जताई। बैठक में सेना से बातचीत करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। इमरान खान ने कहा था कि वो अभी भी देश के सैन्य प्रतिष्ठान के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन सेना ने साफ इनकार कर दिया है कि हम इमरान खान से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। तो वहीं बता दें, श्रीलंका के संसदीय चुनाव में एनपीपी की धमाकेदार जीत, अब दिशा नायके चुनेंगे नए प्रधानमंत्री। जी हाँ, श्रीलंका के संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके की नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी की शानदार जीत हुई है। लिहाजा अब श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री की तलाश तेज हो गई है। सोमवार को देश के नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति का काम पूरा हो जाएगा। एनपीपी ने शुक्रवार को संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की। एनपीपी ने शुक्रवार को संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया और देश के तमिल अल्पसंख्यकों के गढ़ जाफना निर्वाचन क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता तिलवीन सिल्वा ने संवाददाताओं से कहा कि हम सोमवार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे, जिसमें 25 मंत्री शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये संख्या 23 या 24 से भी कम हो सकती है। वहीं आपको बता दें, कनाडा में भूख और गरीबी संकट गहराया, एक साल में 36% की हुई बढ़ोतरी। जी हाँ, कनाडा में एक नई रिपोर्ट ने चौंकाने वाली सच्चाई सामने रख दी है। टोरंटो की 10% से अधिक जनसंख्या अब खाद्य बैंकों पर निर्भर है, जो पिछले एक साल में 36% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। ये आंकड़ा कनाडा के सबसे बड़े और समृद्ध शहरों में बढ़ती गरीबी और खाद्य असुरक्षा के संकट को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य असुरक्षा सिर्फ एक दूर का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हर किसी को प्रभावित कर सकता है। ये आपके पड़ोसी, दोस्त, सहकर्मी या मेट्रो में आपके पास बैठा कोई भी व्यक्ति हो सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है और यह दिखाता है कि खाद्य बैंकों पर निर्भरता कर का संकट कहीं अधिक गहरा और अक्सर ये छिपा हुआ होता है। तो वहीं आपको बता दें, पन्नू हत्या साजिश मामले में ट्रंप का सबसे बड़ा एक्शन, भारतीय आरोपियों के खिलाफ केस लड़ रहे हैं अभियोजक को हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के संघीय अभियोजक डेमियन विलियम्स को हटाकर जैक क्लेटन को इस पद पर नियुक्त कर दिया है। विलियम्स ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता पर खालिस्तानी अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश के आरोप लगाए थे। ये मामला भारत और अमेरिका दोनों में काफी चर्चा में, क्योंकि भारतीय सरकार ने इस साजिश से किसी भी प्रकार के जुड़ाव से साफ इनकार कर दिया। भारत ने शुरुआत से ही इस मामले में किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि यह मामला भारतीय खुफिया एजेंसी को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान के बाद अजरबैजान खरीद सकता है चीन का J-10 सी फाइटर जेट। भारत के दोस्त की बढ़ेगी अब टेंशन। जी हाँ, चीन के झुझाई में चल रहे एयर शो में चीन ने अपने कई फाइटर जेट्स का प्रदर्शन किया। इनमें J-10 सी भी शामिल। अजरबैजान के एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल नामीग इस्लाम जादे भी एयर शो में शामिल हुए। शुक्रवार को एयर शो से आई उन तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान खींचा, जिनमें जनरल नामीग चीनी फाइटर जेट J-10 सी का जायजा ले रहे हैं। नामिक की तस्वीरों के बाद माना जा रहा है कि अजरबैजान जेट को खरीदने का इच्छुक है। चीनी वाइगरस ड्रैगन J-10 सी का इस्तेमाल चीन के बाहर सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स करती है, लेकिन अब दुनिया के दूसरे देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान के एयरफोर्स कमांडर ने अपने चीनी समकक्ष जनरल चांग डेंग की से भी मुलाकात की है। ऐसे में इस बात की चर्चा है कि अजरबैजान चीन से J-10 सी खरीद सकता है। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, रशिया के साथ युद्ध पर यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बड़ा दावा कि अगले साल युद्ध खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रशिया के साथ चल रहा उनके देश का युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद खत्म हो जाएगा। इस महीने की शुरुआत में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अगले साल जनवरी में पद की शपथ लेंगे। जेलेंस्की को लगता है कि ट्रंप के अमेरिकी प्रेसिडेंट का पद संभालने के कुछ ही दिन के भीतर रूस के साथ उनके युद्ध को रोका जा सकेगा। जेलेंस्की का यह बयान इसलिए खास है क्योंकि ट्रंप भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान यूक्रेन रशिया युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, मुझे यकीन है कि रूस के साथ युद्ध जितनी जल्दी खत्म होना चाहिए था उससे भी जल्दी खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, IMF की पाकिस्तान को बड़ी लताड़, कहा $7 अरब के ऋण पैकेज के लागू होने कर संग्रह यानी कि टैक्स में कमी बहुत बड़ी चुनौती है। जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को दिए $7 अरब के ऋण पैकेज के लागू होने में कुछ बड़ी समस्याओं को चिन्हित किया है। IMF ने पाकिस्तान को कर राजस्व में कमी और विदेशी कर्ज के मिलने में हो रही देरी को लेकर चिंता
जताई है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के कर विभाग यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से काम ठीक से नहीं हो रहा है और साथ ही पाकिस्तान को विदेशी कर्ज पाने में देरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से तेल पर विलंबित भुगतान पर बातचीत करे। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान के पंजाब में सांसों का इमरजेंसी धुंध ने मचाया ऐसा कोहराम, हिल गई शहबाज सरकार। जी हां, पाकिस्तान अब आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहा था, लेकिन अब वहां की आवाम को सांसों की जंग लड़नी पड़ रही है। पंजाब प्रांत की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने धुंध को स्वास्थ्य संकट घोषित तक कर दिया है, क्योंकि पिछले महीने लाखों लोगों के सांस लेने में तकलीफ और सांस लेने से जुड़े अन्य समस्याओं से पीड़ित होने के मामले सामने आए। लगभग 13 करोड़ आबादी वाले प्रांत में पिछले कुछ हफ्तों से छाए धुंध से निपटने के लिए लाहौर और मुल्तान जिलों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। जी हां, प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले महीने अस्पतालों में अस्थमा, छाती में संक्रमण, आंखों के संक्रमण और हृदय संबंधी समस्याओं के अलावा सांस से जुड़ी बीमारी के लगभग 20 लाख मामले सामने आए। तो वहीं बता दें, रूस बंद करेगा यूक्रेन के रास्ते, ऑस्ट्रिया समेत अन्य देशों को गैस सप्लाई, पूरे यूरोप में मचेगा हाहाकार। जी हां, रशिया ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया से कह दिया कि वो शनिवार को यूक्रेन के माध्यम से गैस वितरण को निलंबित कर देगा। इसके बाद यूरोप के तमाम देशों में हड़कंप मच गया। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो यूरोप में मॉस्को के अंतिम गैस प्रवाह के तेजी से समाप्त होने का संकेत दे रहा है। आपको बता दें कि यूरोप के लिए ये रशिया का सबसे पुराना गैस निर्यात मार्ग है, जो कि यूक्रेन के माध्यम से सोवियत काल से चला आ रहा है, मगर यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक जाने वाली गैस की ये पाइपलाइन भी इस साल के अंत में बंद होने वाली है। इससे पूरे यूरोप को गैस आपूर्ति के संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन ने कहा है कि वो रूसी राज्य के स्वामित्व वाली गज़प्रोम के साथ पारगमन समझौते का विस्तार नहीं करेगा। साथ ही साथ बता दें, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, राज्य में 3.5 लाख युवा बेरोजगार। जी हां, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2024 की पहली तिमाही में जम्मू कश्मीर सरकार के रोजगार निदेशालय यानी DOE के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 3.5 लाख युवा बेरोजगार हैं। इनमें से 1,09,000 युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जो राज्य के बेरोजगारों का 31% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर 23.1% है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा राज्य में बेरोजगारी की गंभीरता को दर्शाता है। वहीं बता दें, जर्मन चांसलर ने पुतिन से यूक्रेन युद्ध पर कर दी बात, तो भड़क गए जेलेंस्की, कह दिया ये पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा है। जी हां, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन युद्ध को लेकर घंटों बातचीत की। शोल्ज ने पुतिन से यूक्रेन में न्यायपूर्ण और परमानेंट पीस यानी कि अस्थायी शांति लाने के लिए बातचीत शुरू करने की अपील की है। ये बातचीत दोनों नेताओं के बीच लगभग 2 साल बाद हुई। हालांकि इस कॉल पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने नाराजगी जताई और इस बातचीत को पुतिन के अलगाव को तोड़ने की कोशिश पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा बता दिया। वहीं बता दें, इजराइल ने तोड़ा ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना, हवाई हमले में न्यूक्लियर फैसिलिटी कर दिया तबाह, लंगड़ा हुआ शिया मुल्क ईरान। जी हां, इजराइल ने अक्टूबर के आखिर में ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान की सैन्य सुविधाओं का निशाना बनाया गया। इसे इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला बताया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ईरान ने किसी भी बड़े नुकसान से इनकार किया था, लेकिन अब इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि हमले में ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सुविधा को निशाना बनाया गया था, जिसने शिया देश की परमाणु बम बनाने की क्षमता को काफी हद तक रोक दिया है। वहीं बता दें, नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी मिल सकती है, तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों नहीं। दोस्तों, झारखंड में गरजे CM हिमंता बिश्व शर्मा। बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी और मंगलवार को छुट्टी के मुद्दे पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि अगर उनके लिए यानी मुस्लिम समुदाय के लिए शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी दी जा सकती है, तो हिंदू समुदाय के लिए मंगलवार को छुट्टी क्यों नहीं दी जा सकती। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल कब बंद होते हैं, रविवार को या शुक्रवार को। मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं कि अगर आप मुस्लिम समुदाय के लिए शुक्रवार को छुट्टी दे सकते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए भी मंगलवार को स्कूल बंद क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने इस बयान को झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया। हेमंता बिश्व शर्मा ने जो ये बयान दिया है, दोस्तों, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या आपको भी यही लगता है? इस पर राय देना आप लोग मत भूलिएगा। देखते हैं क्या है भारत की जनता की राय। साथ ही साथ बता दें, चुनाव आयोग का JP नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र, दोनों पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स को दे दी हिदायत। जी हां, भाजपा और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान
ने एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ निर्वाचन आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी। अब भारत का निर्वाचन आयोग ने दोनों दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर जवाब तलब किया है। ईसीआई ने दोनों पार्टियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दायर की गई शिकायतों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से औपचारिक प्रतिक्रिया मांगी है। आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस से 18 नवंबर दोपहर 1 बजे तक जवाब भेजने को कहा है। ईसीआई ने लोकसभा चुनाव के दौरान 22 मई 2024 को भाजपा और कांग्रेस को भेजी गई अपनी पिछली सलाह भी याद दिलाई, जिसमें स्टार प्रचारकों और नेताओं को नियंत्रण में रखने के लिए कहा गया था ताकि सार्वजनिक मर्यादा का उल्लंघन न हो। तो वहीं स्वामी राम भद्राचार्य का बड़ा बयान, कहा हिंदू समाज में जातिवाद खत्म करने की है आवश्यकता, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करें। जी हां, राजस्थान के जयपुर में कथा कहने आए जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकारों को जाति के आधार पर आरक्षण समाप्त करके इसे आर्थिक आधार पर दे देना चाहिए। उनका मानना है कि ये कदम जल्दी उठाया जाएगा जिससे समाज में जातिवाद को खत्म किया जा सके। वहीं बता दें, महाराष्ट्र में ट्रेन डीरेल करने की साजिश यानी पटरी से उतारने की साजिश, पैसेंजर ट्रेन के पहिए में फंसा लोहे का गेट। जी हां, महाराष्ट्र में एक पैसेंजर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश की गई। हालांकि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अज्ञात लोगों ने रेल की पटरी पर लोहे का गेट रख दिया था। ऐसे में पुणे से नागपुर जा रही ट्रेन के पहिए में यह गेट फंस गया। पहिए में गेट फंसने से ट्रेन झटके खाकर रुक गई। हालांकि अब तक इस घटना से किसी यात्री को चोट नहीं लगी है, लेकिन रेलवे ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अंतिम खबर आपको बता दें, झांसी अग्निकांड से खबर, जहां हादसे में मुआवजे का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजन को 5-5 लाख तो घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। जी हां, झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में शिकार नवजातों के परिजनों को शासन द्वारा 5-5 लाख रुपयों की सहायता की घोषणा की गई। घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की सहायता मिलेगी। सीएम योगी ने कहा है कि ये सहायता राशि जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इसी बीच आपको बता दें, ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर करना मत भूलेगा। जय हिंद।